हेलो दोस्तों, आज हम बेपनाह मोहब्बत का 12वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मॉल में आकाश बौखलाया हुआ सा इधर उधर देख रहा था। उसने हर जगह ईशा को ढूंढा था पर वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई दी थी। आकाश ने अपने बालों को अपने हाथों से नोचा और खुद से ही बोला, नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वो ईशा ही थी। मतलब वो अभी भी इसी शहर में है। पर वो अचानक कहाँ गायब हो गई? जो भी हो, मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बोल आकाश ने इधर उधर देखा और फिर ऊपर कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गया। यहाँ उसकी क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही थी। घर पर ईशा रूम के सामने पहुंची पर उसे अंदर जाने से बहुत डर लग रहा था। पर फिर भी उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल अंदर की तरफ बढ़ गई। उसने देखा रूम में कोई नहीं था पर बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। ईशा समझ गई कि अद्विक वॉशरूम में है। ईशा वहीं बेड पर बैठ गई और अद्विक के बाहर आने का इंतजार करने लगी। कुछ टाइम बाद अद्विक बाथरूम से बाहर आया। ईशा ने उसकी तरफ देखा और खड़ी हो गई पर अद्विक ने उसकी तरफ नहीं देखा। तभी ईशा धीरे से बोली, सुनिए। पर अद्विक ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही ईशा की तरफ देखा। उसने अपना लैपटॉप लिया और रूम से बाहर निकल स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। उसे ऐसे बिना कुछ बोले जाते देख ईशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ईशा को अद्विक का ऐसे जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो भागकर बेड पर पेट के बल गिर गई और तकिए में अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। रोते रोते वो खुद से बोली, मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ी ना पता था कि वो दोनों मुझे झूठ बोल कर लेकर जा रही है। ये बोल वो फिर रोने लगी। काफी देर वो रोती रही। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी और रोते रोते वो नींद के आगोश में चली गई। वहीं नीचे अलका जी निधि और विधि को देख बोली, तुम दोनों की वजह से अद्विक ईशा से नाराज हो गया। क्या जरूरत थी तुम लोगों को झूठ बोल कर ईशा को अपने साथ लेकर जाने की? विधि बोली, सॉरी मम्मी, हम तो सिर्फ इसलिए भाभी को लेकर गए थे ताकि उन्हें अच्छा लगे। जिस दिन से वो इस घर में आई है वो कहीं गई ही नहीं थी। पर हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से भाई उनसे नाराज हो जाएंगे। निधि बोली, हाँ मम्मी, हमसे गलती हो गई। हम दोनों भाई और भाभी से माफ़ी मांग लेंगे और भाई को ये भी बता देंगे कि इस सब में भाभी की कोई गलती नहीं है, तो वो हमारी वजह से भाभी से नाराज ना हो। अलका जी ने कुछ नहीं कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। वहीं निधि और विधि भी अपने रूम की में चली गई। अद्विक स्टडी रूम में अपनी चेयर पर सिर टिकाकर आंखें बंद किए बैठा था और उस टाइम को याद कर रहा था जब उसने मॉल में ईशा को देखा जो निधि और विधि के साथ बातें करते हुए दुकान की तरफ जा रही थी। वहीं उससे कुछ दूरी पर आकाश ईशा की तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। अद्विक ने जब ये देखा तो परेशान हो गया। वो नहीं चाहता था कि आकाश ईशा के सामने आज, क्योंकि यह ईशा के लिए ठीक नहीं था। बहुत मुश्किल से उसने ईशा को संभाला था। अभी भी उसकी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी। अगर ऐसी हालत में आकाश उसके सामने आ जाता तो ईशा की तबीयत खराब हो सकती थी। आकाश को ईशा की तरफ बढ़ते देख अद्विक ने अपने गार्ड्स जो उसके पीछे पीछे यहाँ आए थे उन्हें इशारा किया तो वो अद्विक का इशारा पाकर ईशा और आकाश के बीच आ गया।
तभी ईशा निधि और विधि के साथ दूसरी तरफ चली गई और आकाश उन लोगों की वजह से ईशा को दूसरी तरफ जाते नहीं देख पाया। अद्विक ये सब सोच रहा था जब शेरा और शक्ति स्टडी रूम में दाखिल हुए। दोनों अद्विक के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गए। आहत से अद्विक ने उनकी तरफ देखा तो अद्विक को परेशान देख शेरा बोला, क्या बात है भाऊ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर अद्विक ने गहरी सांस ली और उन दोनों को सब कुछ बता दिया जो हुआ था। उसकी बात सुनकर शक्ति बोला, अगर ऐसा है तो गुड़िया का कॉलेज जाना भी सेफ नहीं है। तूने उन्हें ऐसे में कॉलेज जाने के लिए क्यों बोला? उसकी बात सुनकर अद्विक ने उसकी तरफ देखा और बोला, बचपन से लेकर आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी एक कैद की तरह चार दीवारी में गुजारी है। मैं नहीं चाहता उन्हें यहाँ आकर भी ऐसा लगे कि वो किसी कैद में है। मैं उन्हें खुलकर जीते देखना चाहता हूँ, अपने सपने पूरे करते देखना चाहता हूँ जो कभी उन्होंने देखे हैं। और वैसे भी कॉलेज में उनके साथ सिक्योरिटी रहेगी, पर आज निधि और विधि के झूठ की वजह से कुछ भी हो सकता था। अगर वो आकाश उनके सामने आ जाता तो ईशु के लिए यह अच्छा नहीं होता। डॉक्टर ने कहा है कि अभी उनके दिमाग को कोई स्ट्रेस नहीं दे सकते। उसकी बात सुनकर शक्ति बोला, तुम्हें पता है ना वो दोनों कैसी है? बचपना भरा हुआ है उन दोनों के अंदर, इसलिए आगे से वो दोनों ऐसी गलती ना करें। इसलिए तुम्हें उन दोनों को गुड़िया के बारे में सब सच बताना होगा। उसकी बात सुनकर अद्विक उसकी तरफ देखने लगा तो शक्ति बोला, सच कह रहा हूँ, आगे से वो दोनों ये हरकत ना करें, इसलिए उन्हें गुड़िया के बारे में सब पता होना चाहिए। इससे वो दोनों कॉलेज में भी गुड़िया का अच्छे से ख्याल रख पाएंगी और अगर कभी कोई बात हुई भी तो वो दोनों सब संभाल लेंगी। उसकी बात सुनकर अद्विक ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, तुम ठीक कह रहे हो, उन दोनों की सब कुछ बताना ही होगा। फिर तीनों अपने काम में लग गए। वहीं शाम को 6 बजे के करीब ईशा की आंख खुली। दोपहर को हुई सब बातें याद आते ही उसकी आंखें फिर नम हो गई। उसने इधर उधर देखा तो अद्विक अभी भी रूम में नहीं आया था। ईशा नम आंखों के साथ उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होकर वो बालकनी में जाकर वहां लगे झूले पर बैठ गई। अद्विक का इग्नोर करना, उससे बात ना करना उसे खल रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चेहरा घुमाकर देखा तो अलका जी को देख वो जल्दी से उनके सीने से लग गई और रोने लगी। अलका जी ने उसके बालों को सहलाया और उसे चुप करवाते हुए बोली, चुप कर जा बेटा, ऐसे रोते नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है तो फिर तू क्यों इतना रो रही है? उनकी बात सुनकर ईशा रोते हुए बोली, अगर मेरी कोई गलती नहीं है माँ तो वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे तो पता ही नहीं था कि विधि ने झूठ बोला था कि इन्होंने बाहर जाने की परमिशन दी है। अलका जी बोली, जानती हूँ बेटा तेरी गलती नहीं है, ये जो कुछ हुआ उन दोनों के झूठ बोलने की वजह से हुआ है। पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अद्विक को तुम्हारी फिक्र है, इसलिए वो तुम्हें ऐसे बिना सिक्योरिटी का बाहर गया देख परेशान हो गया था। तुम्हें कुछ हो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसका गुस्सा होना भी जायज़ है। ईशा कुछ नहीं बोलती। अलका जी उसे खुद से अलग करती है और उसके आंसू साफ करते हुए बोलती है, अच्छा चलो नीचे चलो और कुछ खा लो, सुबह नाश्ते बाद से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। उनकी बात सुनकर ईशा बोलती है, भूख नहीं है माँ। अलका जी बोली, अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है, दोपहर को लंच भी नहीं किया था तुमने, अभी चलो मेरे साथ और कुछ खा लो। ईशा बोली, सच में माँ भूख नहीं है,
अगर भूख लगी तो मैं कुछ खा लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अलका जी उससे आगे कुछ नहीं कहती और उसे खुद का ख्याल रखने का बोलकर वहां से चली गई। अद्विक स्टडी रूम में आंखें बंद कर सोफे से सिर टिकाकर बैठा हुआ था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे ईशा से बात ना करना। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाए और अपनी शोना को अपने सीने से लगा ले, पर कुछ सोचकर खुद को मजबूत बनाए बैठा हुआ था। तभी स्टडी रूम का दरवाजा नोक हुआ। अद्विक ने अपनी आंखें खोली और कम इन कहा। अलका जी अंदर आई। उन्हें देख अद्विक बोला, छोटी माँ आप, कुछ काम था तो मुझे बुला लेती। अलका जी उसके पास आए और उसे देखते हुए बोली, कुछ नहीं, बस तुम्हें नीचे बुलाने आई थी। दोपहर से कुछ खाया नहीं है तुमने, इसलिए चलो और थोड़ा कुछ नाश्ता कर लो। अद्विक ने उनकी बात सुनी और बोला, अभी भूख नहीं है छोटी माँ, थोड़ी देर में खाता हूँ, बस थोड़ा सा काम बाकी है वो खत्म कर लूँ। ये बोल वो अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। अलका जी उसे ही देख रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हें पता है उसकी गलती नहीं थी, फिर भी तुम उससे गुस्सा हो गए। उनकी बात सुनकर अद्विक काम करते हाथ रुक गए और वो बिना उनकी तरफ देखे बोला, जानता हूँ छोटी माँ शोना की गलती नहीं थी, पर फिर भी उसे उनके साथ जाने से पहले मुझसे एक बार पूछना चाहिए था। अलका जी बोली, अगर तुम जानते हो उसकी गलती नहीं थी तो फिर उससे गुस्सा होने का क्या मतलब? अद्विक बोला, ताकि आगे से वो कोई ऐसी गलती ना करे। कुछ टाइम बाद अलका जी खामोश रही और फिर कुछ सोचते हुए बोली, पता है अद्विक, हम औरतों का दिल बहुत नाजुक होता है। भले ही हम बड़ी से बड़ी परेशानियां हंसते हुए सहन कर ले, पर फिर छोटी छोटी बातें हमारे दिल को ठेस पहुंचा देती है। मुझे बचपन से सबका प्यार मिला, माँ बाप भाई सबने मुझे बहुत प्यार किया, और फिर शादी के बाद तुम्हारे चाचा जी, उन्होंने मेरी हर विश पूरी की, मुझे मेरे माँ बाप से भी बढ़कर प्यार दिया। कभी कोई परेशानी हो जाए तो मैं तुम्हारे चाचा या घर माँ या पापा से बात कर उनसे अपनी परेशानी शेयर कर लेती हूँ। भले ही कोई हल ना मिले पर दिल को थोड़ा सुकून सा मिल जाता है। पर तुम सोचो, ईशा का तो शायद तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। तुम उससे गुस्सा हो तो भला बेचारी किससे बात कर अपना दिल हल्का करें, किसे अपनी परेशानी बताए। जिस दिन उसे पहली बार देखा था उसी दिन मैं समझ गई थी कि वो बच्ची बहुत अकेली है। शायद बहुत कुछ सहा है उसने अपनी बीती जिंदगी में। उसकी आंखों में एक खालीपन देखा था मैंने। वो सिर्फ तुम पर विश्वास कर रही थी, तुम्हारे साथ कंफर्टेबल थी। आज तुमने निधि और विधि की गलती की वजह से उस बच्ची से बात करनी बंद कर दी। सोचो उसके पर क्या बीत रही होगी इस समय। तुम्हारे सिवा उसका है ही कौन, किससे अपने दिल की बात करे वो, क्योंकि जो उसे इस घर में लेकर आया था वो तो खुद उससे बिना बात के गुस्सा होकर बैठा है। बस इतना ही कहूंगी बेटा, जाकर उससे बात कर लो। रो रही है वो तब से, दोपहर के बाद से कुछ खाया भी नहीं है। उसने अभी भी गई थी पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि मन नहीं है, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। ये बोल अलका जी वहां से चली गई। वहीं उनकी बातें सुनकर अद्विक बेचैन हो गया। सच ही तो कहा था उन्होंने, ईशा का उसके सिवा है ही कौन। अगर वो ही ईशा से बात नहीं करेगा, वो अपनी शोना को नहीं समझेगा तो और कौन उसे समझेगा। और ईशा ने अपनी बीती जिंदगी में कितना अकेलापन सहा है ये तो वो जानता है। और आज उसने क्या किया वो भी तो ईशा को अकेले रूम में छोड़कर आ गया जब उसकी ईशू उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। वो भी उसे अकेले छोड़कर रूम से बाहर आ गया और उसके बाद जाकर उसे देखा तक नहीं।
अद्विक से अब वहां बैठे रहना मुश्किल हो रहा था। उसे जल्द से जल्द अपनी शोना को देखना था। वो जल्दी से उठा और स्टडी रूम से बाहर निकल अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अद्विक अपने रूम में आया और इधर उधर देखने लगा, पर ईशा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वो बाथरूम की तरफ जा रहा था उसे वहां देखने पर, तभी उसकी नज़र बालकनी में झूले पर बैठी ईशा पर गई। अद्विक के कदम बालकनी की तरफ बढ़ गए। अद्विक बालकनी के दरवाजे पर खड़ा होकर ईशा को देखने लगा, जो झूले पर बैठी एकटक आसमान को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अद्विक ने देखा कि ईशा की आंखें लाल और सूजी हुई थी। उसका चेहरा, उसकी नाक सब लाल हो रखे थे। अद्विक समझ गया कि उसकी ईशू बहुत रोई है। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने ईशा से बात नहीं की, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। उसकी वजह से उसकी शोना कितना रोई, यह सोच सोचकर अद्विक का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो खुद को सजा दे, पर अभी फिलहाल उसे अपनी शोना को संभालना था। ईशा जो आसमान की तरफ देख रही थी, उसे जब खुद पर किसी नजरें महसूस हुई तो उसने चेहरा घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। अद्विक को वहां देखकर उसका रोना बढ़ गया। आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। अद्विक ने उसे खुद की तरफ देखते देख अपनी बाहें उसकी तरफ फैला दी, तो ईशा झूले से उठ भाग कर उसकी तरफ आई और उसके सीने से लग गई। अद्विक ने भी उसे अपनी बाहों में भींच लिया। उसके सीने से लग ईशा फूट फूट कर रोने लगी। अद्विक उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगा। तभी ईशा उसके सीने से लगी रोते रोते बोली, हाँ, हमें माफ कर दीजिए, आप चाहें तो हमें डांट लीजिए, चाहे तो मार लीजिए, पर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। रोने की वजह से उससे अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा था। उसकी बात सुनकर अद्विक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी भी आंखें नम हो गई। उसने ईशा को अपनी गोद में उठाया और वहीं झूले पर बैठ गया। ईशा अभी भी उसके सीने से लगे रो रही थी। अद्विक ने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया और उसकी पीठ और बालों को सहलाते हुए बोला, शोना, पहले शांत हो जाए, देखिए आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पर ईशा का रोना कम ही नहीं हो रहा था। अद्विक ने जब देखा कि ईशा चुप नहीं हो रही तो उसने उसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, अगर आप अभी चुप नहीं हुई तो मैं आपसे फिर बात नहीं करूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर ईशा एकदम चुप हो गई, पर उसकी हिचकियां अभी भी चालू थी। वो एकटक अद्विक की तरफ देख रही थी, जो उसे ही देख रहा था। उसे देखते हुए ईशा बोली, नहीं देखो, हम चुप कर गए, हम नहीं रो रहे। आप हमसे बात करना बंद मत कीजिए। हम कभी नहीं रोएंगे, बस हमें अकेला ना छोड़े। आपके सिवाय हमारा है ही कौन, प्लीज हमें अकेला ना छोड़े। हम कभी नहीं रोएंगे, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। इस घर से बाहर कदम तक नहीं रखेंगे। बस आप हमसे बात करना बंद मत कीजिए। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप हमसे बात नहीं करते हैं तो। ईशा बस बोले जा रही थी। अद्विक उसे ही एकटक देख रहा था। बोलते हुए ईशा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, जिन्हें उसने बहुत ही बेतरतीबी से पोंछ लिया। उसकी ऐसी हालत देखकर अद्विक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों सुबह से ईशा से बात नहीं की, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। और अभी फिर उसने ईशा से दूर जाने वाली बात कही, जिससे ईशा इस तरह की बातें कर रही है। ईशा बस बोले जा रही थी और अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी।
अद्विक से उसकी हालत देखी नहीं गई। उसने झट से ईशा को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, शशिश, बस शोना, शांत हो जाए। देखिए मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा आपको छोड़कर, और जाऊंगा भी कहाँ आपके बिना। बच्चा, आप तो मेरे जीने की वजह है। प्लीज आप शांत हो जाए और मुझे माफ कर दीजिए। मैं बेवजह नाराज हो गया, जबकि आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी। प्लीज मुझे माफ कर दो शोना, प्लीज। ईशा ने कुछ नहीं कहा, बस अद्विक से सीने से लगी रोती रही। अद्विक बस उसे शांत करवाता रहा। कुछ टाइम बाद उसने ईशा को खुद से अलग किया और उसके आंसुओं को पोंछकर प्यार से उसका माथा चूम लिया। ईशा की आंखें लाल और सूजी हुई थी। रोने से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसकी ऐसी हालत देख अद्विक को अच्छा नहीं लग रहा था। वो ईशा को गाल को प्यार से सहलाते हुए बोला, मेरी नाराजगी से इतना फर्क पड़ता है आपको कि मेरे ना बात करने की वजह से कि आपने रो रो कर खुद की क्या हालत कर ली है। उसकी बात सुनकर ईशा उसे देख बोली, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब आपने मुझसे बात नहीं की। आपके बिना कोई नहीं है। आज तक कभी भी किसी ने भी मेरी इतनी परवाह नहीं की, ना ही किसी ने मेरा इतना ख्याल रखा जितना आप रखते हैं। जब आप नाराज हो गए थे तो ऐसा लगा कि जैसे एक और बार मैं अकेली हो गई। ऐसा लगा कि जैसे फिर से मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा जैसे पहले रहती थी। कोई नहीं होगा मेरे पास जिससे मैं बात कर सकूं, जो मेरा ख्याल रखे। ये सब बोलते समय उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। अद्विक ने उसे अपने सीने से लगाया और उसके बालों को चूमते हुए बोला, मुझे माफ कर दो शोना, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी आपसे बात करनी बंद करूंगा। और आपको किसने कहा आप अकेली हो जाएगी? मैं हूं ना आपके साथ, और अगर कभी मैं नहीं भी रहा तो भी बाकी सब तुम्हारे साथ रहेंगे। छोटी माँ, अतुल, चाचू, दादू दादी, निधि और विधि, शेरा और शक्ति, सब लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए कभी यह मत सोचना कि आप अकेली हो जाओगी। उसकी बात सुनकर ईशा उसे देखते हुए बोली, नहीं, इन सब के साथ साथ मुझे आप भी मेरे पास चाहिए। मुझे इन सब के साथ साथ आपके साथ भी रहना है। मुझे आप भी हमेशा मेरे पास चाहिए। आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। आप बस मेरे पास रहना हमेशा। ईशा की बात सुनकर अद्विक को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके दिल में एक सुकून सा था। अद्विक ने ईशा को फिर अपने सीने से लगा लिया और बोला, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपके पास रहूंगा। आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं? आपको देखे बिना तो अब मेरा दिन भी शुरू नहीं होता है। जब तक आपको देख ना लूं इस दिल को चैन नहीं मिलता। आपको देखते ही इस दिल को एक सुकून सा मिल जाता है। आपसे दूर रहने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। उसकी बात सुनकर ईशा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बाहों में उसके सीने पर अपना सिर रखे बैठी रही। अब जाकर दोनों को सुकून मिला था। दोपहर के बाद से दिल में जो बेचैनी थी वो अब जाकर खत्म हुई थी। ना जाने कितनी देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बैठे रहे। पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया और आसमान में चांद दिखाई देने लगा। अद्विक ने ईशा के बालों को सहलाया और बोला, सोना चाहिए, फ्रेश जाए, फिर डिनर करते हैं। आपने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। ईशा कुछ नहीं बोली, पर उसने अधिक को और कस कर पकड़ लिया, जिसका मतलब था वो अभी उससे दूर नहीं होना चाहती। अद्विक उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया और उसे ऐसे ही अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर आया और फिर उसे लेकर बाथरूम की तरफ चल पड़ा। उसने ईशा को बाथरूम में लाकर खड़ा किया और उसके बालों को सही करते हुए बोला,
आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, मैं डिनर ऊपर ही मंगवाता हूँ। ये बोल वो जाने लगा पर ईशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अद्विक उसकी तरफ घूमा और उसे देखने लगा। ईशा उसे ही देख रही थी। अद्विक ने उसके माथे को प्यार से चूमा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कहीं नहीं जा रहा, आप जल्दी से फ्रेश हो जाए। पर अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको अपने हाथों से फ्रेश होने में मदद करूं तो फिर उसके कान के थोड़ा करीब होकर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप मेरी वाइफ है और मुझे ये हक भी है। ये बोल अद्विक शरारत से मुस्कुरा दिया। वहीं उसकी बात सुनकर ईशा शर्मा गई, उसकी धड़कनें तेज चलने लगी। अद्विक की करीबी और उसकी गर्म सांसें अपने कान पर महसूस कर ईशा सिहर गई। उसने अपना चेहरा झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अद्विक की तरफ देखने की। वहीं उसे यूं शर्माते देख अद्विक मुस्कुरा दिया और वहां से बाहर जाते हुए बोला, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आइए वरना मैं सच में अंदर आकर अपनी कही बात पूरी कर दूंगा और आप मुझे रोक भी नहीं पाएंगी। ये बोल वो बाहर रूम में चला गया। वहीं उसके जाने के बाद ईशा ने जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद किया और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, जो अद्विक की करीबी और उसकी बात सुनकर बढ़ चुकी थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अपनी धड़कनों को महसूस करते हुए बोली, जब भी यह मेरे करीब आते हैं मेरी धड़कनें इतनी क्यों तेज चलने लगती है, एक अजीब सी बेचैनी होती है, मन में अलग से एहसास क्यों पनपने लगते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर उसने अपने सिर को झटका और फ्रेश होने लगी। वहीं रूम में अद्विक भी अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो ईशा के करीब होने से बढ़ गई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद से बोला, बहुत प्यार करता हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा, इतना कि अब आपसे दूर रहना मुश्किल हो रहा है। आपको बेइंतहा प्यार करने का मन करता है आपको अपने प्यार की बारिश में भिगो दूँ सोना, पर मुझे पता है अभी आप इन सब के लिए तैयार नहीं है। अभी आपको समय की ज़रूरत है और आप अभी मेरे एहसासों से अनजान हैं, पर अब धीरे धीरे आपको अपने एहसासों से रूबरू करवाऊंगा। बहुत जल्द आपके दिल में भी अपने लिए वही मोहब्बत पैदा करूंगा जो मेरे दिल में आपके लिए है, बेपनाह मोहब्बत, और मेरी इस बेपनाह मोहब्बत पर हमेशा आपका ही हक रहेगा। यहाँ अद्विक अपने एहसासों को अच्छी तरह जानता था कि उसके दिल में ईशा के लिए क्या है। वहीं ईशा इन सब बातों से अनजान थी, पर उसके दिल में अद्विक के लिए एहसास पनपने लगे थे जो अभी उसकी समझ से बाहर थे, क्योंकि आकाश ने तो बस उसके साथ हमेशा दरिंदगी ही दिखाई थी। इन सब एहसासों को कभी उसने जिया ही नहीं था, इसलिए उसे अपने दिल में अद्विक के लिए पैदा हो रहे एहसास समझ नहीं आ रहे थे। पर मोहब्बत की शुरुआत तो हो चुकी थी उसके दिल में। अद्विक के लिए उसके दिल मोहब्बत तो पैदा होने लगी थी। उसके दिल ने अद्विक के लिए धड़कना तो शुरू कर दिया था, जिसका एहसास उसे नहीं था। देखते हैं ईशा अपने एहसासों को, अपने दिल में पनपने रही मोहब्बत को जो अद्विक के लिए है, उसे समझ पाती है या नहीं। सब लोग नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। दादाजी ने देखा कि अद्विक और ईशा वहां पर मौजूद नहीं है तो उन्होंने अलका जी की तरफ देखा और बोले, छोटी बहू अद्विक और ईशा बेटा कहाँ है, वो लोग नहीं आए डिनर करने। उनकी बात सुनकर अलका जी ने एक नज़र निधि और विधि की तरफ देखा, जो चुपचाप चेहरा झुकाए अपना डिनर कर रही थी, पर उनका डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी वजह से उनका भाई उनकी भाभी से गुस्सा हो गया था, जबकि ईशा की तो कोई गलती भी नहीं थी। अलका जी ने फिर दादाजी की तरफ देखा और बोली,
पापा, वो ईशा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो लोग रूम में ही है। मैं उनका डिनर रूम में ही भिजवा रही हूँ। अलका जी की बात सुनकर दादाजी बोले, क्या अब ठीक है ईशा? अलका जी बोली, जी पापा, अद्विक है उसके साथ, आप फिक्र मत कीजिए, वो सब संभाल लेगा। दादाजी बोले, जानता हूँ वो संभाल लेगा, और ईशा को शायद वो ही संभाल सकता है। पता नहीं क्यों उस बच्ची को देखकर लगता है जैसे बहुत कुछ सहा है उसने जिंदगी में, बहुत दर्द मिला है उसे, उसकी आंखों में एक खालीपन, एक अकेलापन देखा है मैंने। भगवान करे वो बच्ची हमेशा खुश रहे। उनकी बात सुनकर अतुल जी ईशा के बारे में सोचते हुए बोले, सहा तो बहुत कुछ है उसने पापा, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक खुद को खत्म कर चुका होता। पर उस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी, और अब तो अद्विक उसके साथ है, और मुझे विश्वास है कि वो कभी भी उसे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। अतुल जी की बात सुनकर सब लोग उन्हें देखने लगे। सबको पता था कि अद्विक अतुल जी से कुछ नहीं छुपाता, उन्हें सब बता देता है, और शायद ईशा के बारे में भी उसने अतुल जी को सब कुछ बता दिया था। इसलिए अतुल जी ऐसा कह रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना डिनर करने लगे। तभी निधि और विधि, जो सबकी बातें सुन रही थी, दोनों अपनी सीट से उठी और एक साथ बोली, हमारा हो गया। ये बोल वो किसी के कुछ कहने से पहले ही उठकर ऊपर की तरफ बढ़ गई। सब लोग उन्हें देखते रह गए। अतुल जी ने अलका जी की तरफ देखा और बोले, इन्हें क्या हुआ आज, ये दोनों इतनी शांत क्यों है? उनकी बात सुनकर अलका जी कुछ बोलती उससे पहले ही सुमन जी बोली, होना क्या है आजकल ये दोनों कुछ ज्यादा ही अपनी मनमानी करने लगी है। आज ये दोनों झूठ बोलकर मॉल चली गई और साथ में उस ईशा को भी ले गई, जिससे अद्वैत ईशा से गुस्सा हो गया, इसलिए वो दोनों आज नीचे नहीं आए डिनर करने। उनकी बात सुनकर सब लोग अलका जी की तरफ देखने लगे, जो सुमन जी को देख रही थी। सबकी नज़र खुद पर महसूस कर अलका जी ने सबको सब कुछ बता दिया जो आज हुआ था। उनकी बात सुनकर दादाजी बोले, क्या अद्वैत ने ईशा के ऊपर गुस्सा किया? अलका जी बोली, नहीं पापा, अद्वैत ने उसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं किया, हाँ पर थोड़ा नाराज हो गया था, पर अब ठीक है सब, आप फिक्र ना करें, मैंने दोनों का डिनर ऊपर भेज दिया है, दोनों वहीं बैठकर डिनर कर लेंगे। फिर अलका जी ने सुमन जी की तरफ देखा और बोली, और आप भाभी निधि और विधि ने बस ईशा को साथ लेकर जाने के लिए झूठ बोला था, बाकी वो मुझे बताकर गई थी कि वो कहाँ जा रही है। पर आप जरा सोनिया का देखिए, 3 दिन का बोल कर गई थी कि अपने दोस्तों के साथ जा रही है ट्रिप पर आज 7 दिन हो अभी तक वापस नहीं आई है आपकी बेटी। ये बोल अतुल जी के पास जाकर बैठ गई और चुपचाप अपना डिनर करने लगी। वहीं उनकी बात सुनकर सुमन जी गुस्से में भर गई, पर कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अलका जी को कुछ बोलेगी तो सब लोग उससे सोनिया के बारे में पूछने लगेंगे। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। सबने उन्हें जाता देख ना में गर्दन हिला दी, क्योंकि सबको पता था सुमन जी हमेशा सोनिया की गलतियों पर पर्दा डालती रहती थी। इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा और अपना डिनर कर अपने रूम में चले गए। सोनिया जयराज जी और सुमन जी की बेटी है। अद्वैत की मॉम की डेथ के बाद जयराज जी ने सुमन जी से शादी कर ली थी। सुमन जी और जयराज जी अद्वैत की मॉम के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इसलिए अद्वैत को एक माँ का प्यार मिलता रहे, ये सोचकर जयराज जी ने सुमन जी से शादी कर ली।
जो पहले से ही जयराज जी को पसंद करती थी। पर जयराज जी शांति जी यानी अधिक की मॉम को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने उनसे शादी की थी। पर अद्विक को सुमन जी कभी भी अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं थी, इसलिए अपने पिता की शादी के बाद अद्विक ने उन दोनों से बात करनी बंद कर दी। उस 6 साल के बच्चे के मन में अपने पिता के लिए नाराजगी थी कि उन्होंने उसकी मां की जगह किसी और को दे दी। और वक्त के साथ जैसे जैसे अद्विक बड़ा होता गया, उसकी नाराजगी भी बढ़ती गई और उसने जयराज जी से बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। सुमन जी की तरफ तो वो कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता था। ईशा और अद्विक अपने रूम में बैठे डिनर कर रहे थे। अद्विक अपने हाथों से ईशा को डिनर करवा रहा था, क्योंकि ईशा बस थोड़ा सा खाकर बस कर दी थी, इसलिए अद्विक अपने हाथों से ईशा को और खाना खिला रहा था। तभी ईशा अपने मुंह में भरे खाने को जबरदस्ती अपने गले से नीचे उतारते हुए बोली, बस अब और नहीं, इससे ज्यादा नहीं खाया जाएगा हमसे। अद्विक ने प्लेट से एक और निवाला लिया और उसे ईशा के मुंह के आगे करते हुए बोला, बस ये थोड़ा सा खा लो, उसके बाद बस। उसकी बात सुनकर ईशा बोली, तब से आपने थोड़ा थोड़ा कर हमें कितना खिला दिया है, अब हमारे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, हमसे और नहीं खाया जाएगा। अब अद्विक ने खाना वापस प्लेट में रखा और बोला, अच्छा ठीक है, मत खाए, ये लीजिए पानी पीजिए। ये बोल उसने पानी का गिलास उठाया और ईशा की तरफ बढ़ा दिया। ईशा ने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और पीकर गिलास टेबल पर रख दिया। उसने सर्वेंट को बर्तन लेकर जाने के लिए कहा और खुद उठकर बाथरूम में हाथ धोने चला गया। अद्विक जब हाथ धोकर आया तो ईशा को सोफे पर लेटे देख बोला, क्या हुआ सोना, वहां पर लेटी है आप? उसकी बात सुनकर ईशा ने उसकी तरफ देखा और मुंह बनाकर बोली, आज आपने इतना खाना खिला दिया है कि अब मुझसे हिला भी नहीं जा रहा, मेरा पेट बिल्कुल फुल हो चुका है। उसकी बात सुनकर अद्विक मुस्कुरा दिया, क्योंकि इस समय वो बिल्कुल बच्चों की तरह लग रही थी, जिसे उनकी नापसंद की सब्जी खिला दी हो। अद्विक जाकर ईशा के पास सोफे पर बैठा और उसके बालों में हाथ फिराते हुए बोला, मैंने आपको ज्यादा खाना नहीं खिलाया है सोना, बल्कि उतना ही खिलाया है जितना एक आम इंसान को खाना चाहिए, पर आप बहुत कम खाना खाती है, जिस वजह से आपको ये खाना ज्यादा लग रहा था। उसकी बात सुनकर ईशा उठकर बैठते हुए बोली, पर मैं तो शुरू से ही इतना ही खाना खाती हूँ। पहले मामा मामी के घर मामी इतना ही खाना देती थी, फिर आकाश के घर भी इतना ही खाना मिलता था, इसलिए मुझे आदत है इतना सा ही खाना खाने की। ये बात उसने इतनी नॉर्मली कही कि अद्विक को लगा ही नहीं कि वो किसी शिकायत कर रही है या उसे बचपन से भर पेट खाने को नहीं मिला, इस वजह से वो अपनी तकलीफ उसे बता रही है। अद्विक एकटक उसे देख रहा था। उसकी बात सुनकर उसने ईशा को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, पर यहाँ आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको जो खाना है, जितना खाना है, आप सब का सकती है, ये पूरा घर आपका है, आप जो चाहे कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर ईशा ने उसके सीने से अपना सिर बाहर निकाला और खुश होते हुए बोली, सच्ची मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर अद्विक मुस्कुरा दिया और उसके नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, मुझी, आप जो चाहे वो कर सकती हैं, ये पूरा घर आपका है, इसलिए आपको कुछ भी करने के लिए किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये बोल वो उसकी आंखों में देखने लगता है। ईशा भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। दोनों एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी दरवाजे पर नॉक होता है, जिसकी आवाज से दोनों होश में आते हैं।
अद्विक ईशा को खुद से अलग कर कम इन कहता है तो निधि और विधि अंदर आकर अद्विक के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। उन्हें अपने रूम में देख अद्विक अपनी भारी आवाज में बोलता है, तुम दोनों यहाँ क्या चाहिए तुम दोनों को? उसकी बात सुनकर निधि नजरें झुकाए ही बोलती है, वो सॉरी भाई हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। विधि बोली, हाँ भाई हमें माफ कर दीजिए, हमें इस तरह से झूठ बोलकर भाभी को लेकर नहीं जाना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो कहा था हमें आपसे पूछने के लिए, पर हमने उनसे झूठ बोल दिया कि आपने परमिशन दे दी है। प्लीज़ भाई आप चाहें तो हमें सजा दे दीजिए, पर प्लीज़ भाभी पर गुस्सा मत करना। निधि बोली, हाँ भाई हमें पता है हमारी गलती की वजह से आप भाभी से नाराज़ हो गए हैं, प्लीज़ भाई आप भाभी को कुछ मत कहना, सारी गलती हमारी थी। ये बोल दोनों चुप हो जाती है। दोनों की ही आंखें नम हो गई थी। अद्विक उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था, वहीं ईशा भी उनकी बातें सुन रही थी। अद्विक ने उनकी आंखों में आंसू देखे तो गहरी सांस लेकर बोला, यहाँ आओ। अद्विक के बुलाने पर दोनों उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है तो अद्विक उनके सिर को सहलाकर बोला, देखो मुझे पता है तुम दोनों बस शोना को घुमाने लेकर जाना चाहती थी, पर बिना सिक्योरिटी के झूठ बोलकर ऐसे जाना गलत बात है ना। और तुम लोगों को पता है कि मेरे और मिस्टर कपूर के कितने दुश्मन हैं बिजनेस लाइन में, जो हमें पीछे छोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज अगर तुम लोगों को कुछ हो जाता तो। उसकी बात सुनकर निधि बोली, सॉरी भाई आगे से ऐसा नहीं होगा, हम कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। विधि बोली, हाँ भाई प्लीज इस बार माफ कर दीजिए। अद्विक ने दोनों को अपने सीने से लगाया और बोला, इस बार माफ किया, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल उसने दोनों के सिर को चूम लिया। फिर दोनों ने अद्विक से अलग होकर ईशा की तरफ जो मुस्कुराते हुए उन भाई बहनों को देख रही थी। दोनों ने ईशा का हाथ पकड़ा और बोली, सॉरी भाभी। निधि बोली, हमारी वजह से आपको भाई ने गुस्सा किया, जबकि आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। उसकी बात सुनकर ईशा ने दोनों के गालों को प्यार से सहलाया और बोली, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो आपसे गुस्सा थे ही नहीं, तो माफ कैसे करें। दोनों उसके गले लग गई। तीनों को ऐसे देख अद्विक मुस्कुरा दिया। तभी उसे शक्ति की बात याद आई कि उसे उन दोनों को ईशा के बारे में सब बता देना चाहिए। उसने कुछ सोचा और उन दोनों को देख बोला, यहाँ आओ दोनों। ये बोलकर वो बेड पर बैठ गया। निधि और विधि भी उसके पास जाकर बेड पर बैठ गई। तभी अद्विक ने ईशा की तरफ देखा और बोला, और शोना आप भी यहाँ आओ। ईशा उसके पास गई तो उसने ईशा का हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया और उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देख बोला, आपको मुझ पर भरोसा है। उसकी बात सुनकर ईशा उसे देखने लगी जैसे जानना चाह रही हो कि उसने ऐसा क्यों पूछा। उसे सोच में गुम देख अद्विक फिर बोला, भरोसा है ना मुझ पर शोना। ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अद्विक ने अपनी गोद की तरफ इशारा किया और बोला, तो फिर आप चुपचाप यहाँ लेटकर आंखें बंद कीजिए और सो जाए। उसकी बात सुनकर ईशा ने एक नज़र निधि और विधि की तरफ देखा और फिर अद्विक की तरफ देखने लगी। अद्विक ने भी निधि और विधि की तरफ देखा और फिर ईशा का हाथ पकड़कर उसे लेटाते हुए उसका सिर अपनी गोद में रख कर बोला, वो दोनों कुछ नहीं कहेंगी, आप चुपचाप यहाँ लेटो और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करो।
ये बोल उसने ईशा का माथा चूम लिया और फिर उसके बालों को सहलाते हुए निधि और विधि की देखा जो उन दोनों को ही देख रही थी। अद्विक ईशा के बालों को सहलाते हुए बोला, शोना को ऐसे ही नींद आती है, जब तक मैं इन्हें ऐसे सुला नहीं देता तब तक ये सो नहीं पाती। निधि और विधि ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। फिर अद्विक थोड़ा सीरियस होकर बोला, अब मैं तुम लोगों को कुछ बताने वाला हूँ और यह बात बस तुम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। घर में किसी को भी इस बारे में मत बताना, जब सही वक्त आएगा तब मैं खुद सबको सब कुछ बता दूंगा। अधिक क्या बताने वाला था निधि और विधि को। आगे के एपिसोड सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।